श्री शिव कुमार गोयल जी पधार गए हैं। अभी लोग भीड़ हो रही है। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का परिचय हम सबसे हो जाए, इसके लिए मैं प्रारंभ करता हूँ। मेरे ठीक बाएं से श्री राजेश सिंगल जी, आप डायरेक्टर नुपुर फिल्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड हैं, और आज का ये जो कार्यक्रम का आयोजन मकर संक्रांति पर किया है, इसमें एक विशेष प्रयोजन भी है कि श्री राजेश जी सिंगल ने और CSR के तहत और एक वाहन जो है मारुति इको वाहन, ये जलाधिकार को और भेंट किया है। हम सब उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार हमारी संस्कृति के अंदर ट्रस्टीशिप की अवधारणा रहती है, राजेश जी उसके प्रतीक हैं। जैसे कहा जाता है कि भारतीय, लेकिन अपनी आवश्यकता का रखने के बाद बाकी जो सब है वो समाज का है। मैं उसका ट्रस्टी हूँ और समाज में जहाँ जहाँ उसकी उपयोगिता होगी उसके लिए मैं समाज में सहयोग करूँगा। राजेश जी इसके एक उदाहरण है, जो अपनी आवश्यकता के बाद समाज में इस प्रकार का सहयोग करते रहे भिन्न भिन्न संस्थाओं को। अभी जलाधिकार को वाटर बॉडीज के लिए भी आपने सहयोग किया है, और जलाधिकार की गतिविधि और अधिक गति से बढ़े, इसके लिए उन्होंने वाहन भी और जलाधिकार को और उपहार के रूप में दिया है। हम हृदय से ताली बजाकर उनका स्वागत करें। दूसरा, राजेश जी के साथ ही डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता, प्रिंसिपल PGDB कॉलेज इवनिंग। साधारणतः शिक्षक का काम अध्यापन का रहता है, लेकिन आज शिक्षा के बारे में जो धारणा बनी है कि हाउ टू अर्न मनी, इतना ही एक शिक्षा का उद्देश्य रह गया है। लेकिन शिक्षा का जो मूल कारण है, मूल महत्व है, वो मॉरल एजुकेशन है, और डॉक्टर रविंद्र जी इसके उदाहरण हैं। वो आज की जो शिक्षा है उसके साथ साथ बच्चों में मॉरल एजुकेशन भी आए, और बच्चे जो हैं सामाजिक दायित्व का निर्वहन भली भांति करें। इसके लिए अपने कॉलेज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज बच्चों के लिए करते रहे हैं। अभी इनका जो कॉलेज है वो जलाधिकार के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें जलाधिकार की जितनी भी गतिविधि होगी उन सब गतिविधियों में, और कॉलेज के पर्यावरण के जो बच्चे हैं वो हमारे साथ कार्यरत रहेंगे। हम इनका भी हृदय से स्वागत करते हैं।
उनके साथ आज के कार्यक्रम में जिनका उद्बोधन हमें मिलेगा, माननीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी। आप चिंतक, विचारक हैं और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन इसके संरक्षक के भी हैं। आप पूर्णतया सामाजिक रूप से और प्रारंभ से ही सक्रिय हैं। आज हमें इनका मार्गदर्शन भी और मिलेगा। अभी कुछ ही समय पूर्व आपने गंगा संवाद यात्रा ये भी की है, उसके बारे में भी हमें अपने अनुभव से अवगत करवाएंगे। इसके साथ ही श्री शिव कुमार गोयल जी, आज हम जिस संस्थान में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है। आप इसके डायरेक्टर हैं, आपके ही मार्गदर्शन में ये संस्थान चलता है। हमारे आग्रह पे और आपने ये स्थान जिलाधिकारी के कार्य के लिए और उपलब्ध कराया। आज की सारी व्यवस्था के लिए भी हम उनके आभारी रहेंगे। आज उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अब मैं जलाधिकार कैसे प्रारंभ हुआ इसकी एक थोड़ी सी भूमिका आप सबके सामने रखूंगा। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी कुछ लोग नए हैं जिनको इस बात की जानकारी संक्षिप्त में हो जाए कि जलाधिकार किस मूल उद्देश्य को लेकर और क्यों प्रारंभ हुआ। एक बार जैसे सब लोग रात्रि को सोकर उठते हैं, मैं भी उठा और सुबह अखबार पढ़ने की आदत होती है। अखबार पढ़ रहा था और अखबार पढ़ते हुए उसमें एक समाचार पढ़ा मैंने कि रात्रि में एक परिवार में एक वृद्ध व्यक्ति जिनको नींद में चलने की आदत थी, वो घर से निकले गए रात को। सुबह परिवार के लोग उठे, देखा कि परिवार में पिताजी नहीं है। आसपास ढूंढा, नहीं मिले। चिंता हुई तो पुलिस में रिपोर्ट करवाई, पता नहीं लगा। 2 दिन बाद पुलिस से फ़ोन आया कि एक डेड बॉडी मिली है, आप आकर देखिए कहीं आपके परिवार का व्यक्ति तो नहीं है। परिवार के लोग गए, देखा उन्हीं के परिवार के, उनके पिताजी का और मृत शरीर वहाँ पे था। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई ये चौंकाने वाली थी कि इस व्यक्ति का देहांत किस कारण से हुआ, पानी नहीं मिलने से। यानी इस व्यक्ति को 2 दिन तक पानी नहीं मिला और इस कारण से इस व्यक्ति का देहांत हो गया। अब मेरे सामने प्रश्न है कि पानी क्यों नहीं मिला। हमारे यहाँ तो प्यासे को पानी पिलाना ये संस्कृति रही है, और एक वृद्ध व्यक्ति और बिना पानी के और अपना शरीर छोड़ देता है, तो फिर बहुत सारे प्रश्न मन के अंदर आए कि पानी कहाँ गया, या इस व्यक्ति ने पानी क्यों नहीं मांगा। आयु अधिक थी, संकोच के कारण से पानी नहीं मांगा होगा, जेब में पैसे नहीं होंगे इसलिए पानी नहीं मांगा होगा, आसपास कहीं नल दिखाई नहीं दिए, प्याऊ दिखाई नहीं दिए तो पानी पी नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति कैसे हो गई हमारे समाज की। तब इस पर बहुत सारा चिंतन और विचार हुआ। तब ध्यान में आया कि आज तो पानी बिकने लग गया है। आज से 20 साल पहले हर गली मोहल्ले शहर नुक्कड़ पे पानी के टैप होते थे, हैंडपंप होते थे, प्याऊ होती थी, लेकिन आज सब समाप्त हो गए। लेकिन उनकी जगह पे क्या है, शराब की दुकान है। यानी शराब की दुकान हर गली मोहल्ले में मिल जाएगी, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। तो हमारी संस्कृति कहाँ गई। जिस संस्कृति के हम इतने उदाहरण देते थे, वो संस्कृति क्या विलुप्त हो गई है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। तो वहां से मन में आया और फिर विचार करने के बाद में आया कि ये पानी का व्यवसाय बंद होना चाहिए, क्योंकि पानी वस्तु नहीं है,
पानी जीवन तत्व है और जीवन तत्व का व्यवसाय का अधिकार किसी ने भी किसी को नहीं दिया है। साधारणतः हम ये बात कहते हैं जल जीवन है, लेकिन इसके आगे हम सोचना बंद कर देते हैं जल में भी जीवन है। ये बात हम सबके किसी के भी ध्यान में नहीं आती। तो एक जीवन जो हमें जीवन देता है, प्रकृति ने और प्रचुर मात्रा में उसको उपलब्ध करवाया है, नहीं ये समाप्त होने वाला है। धरती पर जितना पानी आज है उतना पानी 1000 साल 10,000 साल पहले भी उतना ही पानी था। एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है। तो फिर जल का अभाव कैसे हो गया? 3/4 धरती पर पानी है, फिर जल का अभाव क्यों है? तो ये जो बाजारवादी ताकतें हैं उन्होंने पूर्ण रूप से एक षड्यंत्र रचा कि यदि जल का व्यवसाय हो जाएगा तो एक अनादिकाल तक हम पैसा कमाएंगे, प्रचुर मात्रा में पैसा कमाएंगे। आप देखिए मतलब जल की स्थिति क्या हो गई है। 1 लीटर पानी की बोतल 20 रुपए की मिल रही है। घर में गरीब के परिवार में बच्चे को 200 ग्राम दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है, क्या वो 20 रुपए की 1 लीटर पानी की बोतल खरीद पाएगा? तो इन सब बातों पर विचार करने के बाद कुछ बातें हमारे ध्यान में आई। पहली बात कि जल का क्राइसिस नहीं है, 3/4 धरती पर पानी है। क्राइसिस क्रिएटेड क्राइसिस है। इसका मैनेजमेंट यदि ठीक कर लिया जाए तो ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा। दूसरा, गंगा और यमुना का विषय भी आया हमारे मन में। गंगा और यमुना हिमाचल से जब निकलती है तो साफ ही निकलती है। तो जो गंगा यमुना साफ होती है उसको हम पहले गंदा करते हैं, फिर सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं। बरसात आती है, फिर सारी गंदगी बह के चली जाती है, तो फिर किसकी सफाई करते हैं हम? तीसरी बात ध्यान में आई वाटर कंजर्वेशन की, तालाब बावड़ियों की। आज सरकार इस बात पर तो जोर देती है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, लेकिन सरकार इस बात को नहीं कहती कि हर सोसाइटी के हर मोहल्ले के अंदर एक वाटर बॉडीज बन जाए, गांव के अंदर एक वाटर बॉडीज बन जाए जो पहले हुआ करती थी, जिस वाटर बॉडीज में कोई खर्चा नहीं होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी होगी क्योंकि उसमें 5-7 लाख रुपए खर्च होंगे, हर साल उसके मेंटेनेंस के 1,50,000 रुपए खर्च होंगे। उसको तो प्रमोट करती है जिसमें कोई खर्चा नहीं होता, जिसमें यदि वाटर प्रॉपर तरीके से जाता है तो जमीन में फिल्टर होकर, जमीन के लेयर्स के थ्रू फिल्टर होकर जमीन में जाएगा, वो ज्यादा शुद्ध पानी होगा। तो हमने तय किया कि वाटर मैनेजमेंट में वाटर के जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको हम प्रयास करेंगे दोबारा से रिवाइव किया जाए, बजाय कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट किया जाए। जहाँ आवश्यकता है, जहाँ संभव नहीं वहाँ सरकार करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तालाब, कुएं, बावलियाँ ये होनी चाहिए। इसके अलावा जो आजकल प्लास्टिक की बोतल्स में पानी मिल रहा है, इस पर भी हमने चिंतन किया। प्लास्टिक बोतल्स में जो पानी मिल रहा है, ये जो प्लास्टिक की बोतल है पेट्रोल के फाइबर से बनती है, इसमें बीपीए नामक टॉक्सिक होता है। और ये जो बीपीए का जो टॉक्सिक होता है, जो पेट्रोल के फाइबर में होता है, इससे कितनी प्रकार की बीमारियां होती है। हमारा लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, मेमोरी लॉस होते हैं, दांत खराब होते हैं, बाल झड़ते हैं। ऐसे अनादि प्रकार की बीमारियां जो है इस प्लास्टिक की बोतल के पानी से होती है, जिसको आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मिनरल वाटर पी रहे हैं हम, बहुत अच्छा सॉफ्ट वाटर है। इसके बारे में भी हमने रिसर्च की और ध्यान में आया कि नो वन कैन प्यूरिफाई द वाटर, ग्राउंड वाटर इज द प्योरेस्ट वाटर। पानी को प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में जब भी हम जाएंगे पानी का कंटेमिनेशन हो जाएगा। इसलिए जब पानी को प्यूरिफाई कर ही नहीं सकते, जमीन का पानी जो जिसको हम हार्ड वाटर हमारे दिमाग में डाल दिएगा, यही प्योर वाटर है। इसी पानी को पीने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जिसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, जिसको मिनरल वाटर कहते हैं, जिसको ड्रिंकेबल वाटर कहते हैं, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हाइजीनिक
कि जो लोग थे यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, अभी कोरोना के समय में क्या ज़्यादा बीमार हुए, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया है। तो हमें कौन सा पानी पीना चाहिए इसके बारे में भी क्या अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ऐसा हमने सोचा। तो इन सब विषयों पर हम जलाधिकार के अंदर और काम कर रहे हैं पिछले 2012 से, और एक अवेयरनेस कैंपेन हम जलाधिकार में चला रहे हैं। इसी कड़ी में राजेश जी सिंघल हमारे साथ जुड़े, उन्होंने आर्थिक सहयोग किया, और अभी जो गाड़ी भेंट की है उससे हम अपनी गतिविधियों को और अधिक बढ़ा पाएंगे। और ये मैंने संक्षिप्त में जलाधिकार के बारे में बताया है। अब मैं डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी से और मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और जलाधिकार की मुहिम के साथ जो उनके बच्चे जुड़ेंगे, अभी हम एक MOU बन गया है और साइन होने वाला है, तो किस प्रकार से हमारी और उनकी एक्टिविटीज चलेगी, और दूसरा कॉलेज में प्राचार्य के नाते वो किस भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व किया हुआ है, वो हमें जानकारी दें तो सबको लाभ होगा। डॉक्टर रविंद्र। हम सभी के प्रेरणा स्रोत और वास्तव में जिनको आज हम सुनने के लिए आए हैं, ऐसे हम सबके प्रिय माननीय आदरणीय श्री गोविंदाचार्य जी, जलाधिकार फाउंडेशन जिसके इस कार्यक्रम में हम आए हैं, उसके जन्मदाता मार्गदर्शक कैलाश गोदुका जी, जिस परिसर में आज हम बैठे हैं उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है, श्री शिव प्रकाश जी, राजेश जी, जो आज जिन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत करके और हम सबके बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे सभी साथियों और बंधुओं और भाई। अच्छा, मैं आपको भेजता हूं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मैं अभी देने वाला हूँ। एक तो ये कि क्योंकि हम यहाँ सभी माननीय गोविंद जी को सुनने आए हैं तो इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और दूसरा कॉलेज से बाहर कॉलेज की बात करने का अवसर मिला है इसलिए बोलना भी चाहूँगा। तो इन दोनों बातों के बीच में से एक रास्ता मैं निकाल रहा हूँ कि थोड़ा बोलना चाहूँगा और आप सबके बीच में अपनी बातें रखना चाहूँगा। जो ये जलाधिकार फाउंडेशन है, अभी मैं यहाँ ये पढ़ रहा था, इसमें लिखा कि प्लास्टिक से जल वो बहुत प्रदूषित हो रहा है। कल की एक रिपोर्ट आई, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उसमें ये बताया गया कि ना केवल प्लास्टिक बल्कि जो अंडरग्राउंड वाटर है हिंदुस्तान में और बहुत से एशियन कंट्रीज में, वो अंडरग्राउंड वाटर, उसमें एंटीबायोटिक के भी ट्रेसेस पाए गए। बहुत बड़ी मात्रा में भारत का, अपने देश का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो इस तरह से भी पोल्यूटेड हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो जलाधिकार काम कर रहा है, वास्तव में बहुत ये एक सराहनीय काम है, और मुझे लगता है एक जोरदार तालियां जलाधिकार को। अब हम यहाँ बीच में कहाँ से आ गए? हम तो PGDAV इवनिंग कॉलेज, एक कॉलेज यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो मैंने कहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी एजुकेशन देना एक स्कूल कॉलेज का काम होता है निश्चित रूप से, लेकिन एजुकेशन क्या है? क्या डिग्री लेना, बच्चों की क्लासेस करा देना, उनका एग्जाम करा देना, बच्चे फिर उसमें मार्क्स ले आएंगे, ग्रेड ले आएंगे, डिग्री ले लेंगे, वो एजुकेशन है क्या? मुझे लगा कि जिसको हम एजुकेशन बोल रहे हैं या बोलते हैं, वो वास्तव में बच्चों को साक्षर करना है। केवल लिटरेट करना और एजुकेट करना, इन दोनों में बहुत फर्क है।
सोचा कि ये जो लिटरेट करने वाली बात है, साक्षरता वाली बात है, काउंटिंग अल्फाबेट्स, तो साक्षर तो सब हो गए, लेकिन एजुकेट हुए क्या नहीं हुए? डिग्री तो उन लोगों के पास भी होती है जो टेररिस्ट बन जाते हैं। वो कोई जिसने 9/11 निराशित है। हमको तो एक गाय की आंख फूलती नहीं है, जीवन भर शायद साथ ही चलेगी। वो गाय झुंड थे, पद यात्रा में था, मैं रुक गया था 5-7 मिनट के लिए, रास्ते में रुकता चलता था। तो उस समय में एक गाय को देखा। वो किसान तो फसल के बचाने में लगे हैं, 60-70 के झुंड, 200 के झुंड गोवंश के खेतों में घुस जाए तो बचेगा क्या? हमने ऐसे किसान भी देखे जो हमको तो खाना खिला रहे थे, लेकिन माथे पर शिकन थी। उनके तो एकड़ की सारी फसल, बाजरा, मकई, धान, गन्ना असामयिक वर्षा ने साफ कर दिया था। बचा हुआ इन पशुओं ने, बच्चों का क्या करें? जो कर्ज लेकर फसल उगाई थी, अब उसका क्या करें? साल भर तो इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं, केवल कुट्टी के लिए कुछ बच गया है जो मवेशियों के काम आएगा। ये दृश्य दिखाई पड़ा। तो वो गाय की बात में कहना था कि लोगों ने अपनी फसल के बचाव के लिए कांटेदार तार लगा लिए हैं, और कांटेदार तार विशेष शार्प एज वाले लगा लिए हैं, और 3 धाराओं में तार हैं। उसमें से एक में से मुंह घुसाकर फसल की बाली तक पहुंचने की कोशिश गाय करती है, पहुंच नहीं पाती, तो बेबस होकर बाहर निकलती है तो कट जाता है। वो कटे हुए समय के साथ उसका चेहरा, मेरी आंखों में उसकी आंखें, जो कातरता थी। जीवन में ऐसी 4-5 घटनाएं घटी होंगी, उनमें से एक थी, मैं भूल नहीं पाता। उसी प्रकार बंदरों का आतंक, असामयिक वर्षा से फसल का विध्वंस, उसके बाद हमने वर्षा से जो भी मुआवजा मिलना है, फसल बीमा, तो बैठकर बात कर रहा था। गांव के सड़क के किनारे झोपड़ी लगा रखी थी, उसमें से एक महिला बच्चे को गोद में लिया खंबे से टिके हुए खड़ी थी, बातों को सुन रही थी। तो हमने पूछा कि फसल बीमा योजना और सब था, मुआवजा मिलने का, असामयिक वर्षा तो डिजास्टर में नहीं आता है, आपका क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई सुनवाई नहीं। ये तो मुझे दिल्ली से लखनऊ जाने की फ्लाइट में तो ये दृश्य नहीं दिखता, हरे भरे खेत, हरियाली दिखती, दूर हिमालय की श्रेणियां दिखाई पड़ती है, क्लियर एटमॉस्फेयर है इस समय, लेकिन उसकी कहानी अलग है जिसकी आज की विषय नहीं है। हिमालय की कहानी जोशीमठ की जो आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, शिव प्रसाद जोशी की कविता पढ़ लीजिएगा। ये मेरे अनुभव रहे तो मेरी आस्था और पुख्ता हुई कि 500 वर्ष से जो मानव केंद्रित विकास की कोशिश की गई है, उसका ये प्रतिफल है। हमने जमीन, जल, जंगल, जानवर का ध्यान नहीं रखा। जैव विविधता की क्या कहें? जमीन, जल, जंगल, जानवर की स्थिति का, पर्यावरण का क्या कहने की जरूरत नहीं, अब तो सब सामने आ रहा है ना। अब इसमें ही
60 वर्ष में भारत का 50% बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुका है। जिस विकास के नाम पर किए उसका क्या हुआ? उसका तो यही हुआ ना कि 30 साल पहले 600 करोड़ आबादी दुनिया की थी। $1 से कम में रोज की जिंदगी जीने वालों की संख्या 65 करोड़ थी। 30 साल बाद दुनिया की आबादी 700 करोड़ पार है और $1 से कम जीने वालों की संख्या 135 करोड़ है। किसने क्या पाया, किसने क्या खोया? और बाजारवाद का कहना है, इसमें अफसोस क्यों करते हैं? विनाश के बिना विकास कहाँ? दुख मत करो। जहाँ पर भी मैं उपस्थित रहूंगा, किसी भी कार्य, प्रयोजन या मौके पर पानी का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। मैं भारत सरकार या भारत के राज्य सरकारों को हर भारतीय के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास करूंगा। मैं तन मन धन से जलाधिकार अभियान को इसके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हर संभव सहयोग दूंगा। मैं अपने देशवासियों के लिए पीने एवं जीवन ग्रहण करने के लिए जल प्राप्त करने का आज बीड़ा उठा रहा हूँ। जय